हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और जनाब जी, आज मेरा मूड है आपसे गपशप करने का, और गपशप भी वो जो आपको बहुत पसंद है, यानी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें, प्रोग्राम, यू अपना वीलॉग्स वगैरह। जी हाँ, तो आज मैंने सोचा कि अपनी बुक में से आपको मैं कुछ याददाश्तें, एक्सपीरियंसेस, मुशाहिदात वो पढ़ के सुनाऊँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ जो है, अदबी लाइफ, सोशल लाइफ, इस किस्म के इवेंट और एक्टिविटीज़ से मैं आपको बताती रहा करूँ। तो जनाब जी, अपनी ही मैंने बुक निकाली है और मैंने सोचा कि इसमें से मैं कुछ पढ़ती हूँ। तो जनाब, बहुत पीछे चलते हैं, बहुत सारे साल, मेरा ख्याल है इतनी आपकी उम्र भी नहीं होगी जितने साल आज मैं आपको पीछे लेके जा रही हूँ। तो जनाब जी, जब शादी हुई तो मैंने आपको पहले भी बताया ना, मुझे कुछ नहीं बनाना आता था। और बेकिंग का कभी कभार कोई केक बना लिया, वो भी अगर जल गया या ना अच्छा बना, तब भी मेरे भाई बड़े शौक़ से उसको खाया करते थे और जनाब बहुत इन्जॉय करते थे। तो पकाना वकाना तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने शादी के बाद जब कोशिश की और कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया, तो जनाब जी, ख़ास तौर पर चावल बनाने मुझे बहुत मुश्किल लगते थे। और उसमें भी पुलाव, क्योंकि ना तो मुझे पानी का तनासब मालूम था, ना ही पे दम पे रखने के वक्त का कोई मेरे पास तयन होता था। तो जनाब जी, यहाँ से मैं अब शुरू करती हूँ। मैंने लिखा है, जब हम इतने बहुत से लोगों की दावतें खा चुके, यानी शादी के बाद जब हम सिंध में गए तो बहुत सब ऑफिसर्स ने दावतें की हमारी। तो हमने सोचा कि हमें भी इनकी जवाबी दावत करना चाहिए। चुनांचे हमने 10-12 अफसरान की बमाए बेगमात मधु की और अपने मुलाजिम की मदद से मैंने इस वक्त जो कुछ सीख पाई थी वो तो पका लिया, मगर मसला सारा था पुलाव का। जनाब, घरों में इस तरह फ़ोन भी आम नहीं थे कि मैं अम्मी से पुलाव की तरकीब पूछ लेती। एक किताब से पढ़कर मैंने उम्दा सी यखनी तो बना ली और उसके मुताबिक पुलाव भी तैयार कर लिया, मगर जब दम देने के बाद ढकना उठाया तो जनाब, पुलाव बिल्कुल लेटा हुआ था। यानी चावल लेटे हुए थे, चावल खड़े खड़े होने की बजाय नरम होकर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए और जनाब जी, मैं सख्त नर्वस हो गई। अंदर ड्राइंग रूम में जाकर एक सीनियर अफसर की बेगम मिसेस वक़ार को, जिन्हें मैं आपा कहा करती थी, और हमारी खासी उनसे बेतकल्लफ़ी भी थी, किचन में बुलाकर लाई और सूरत हाल की नज़ाकत से आगाह किया। उन्होंने बड़ी तहम्मुल से कहा कि बिल्कुल भी ना घबराओ, अभी कुछ करते हैं। उन्होंने तमाम पुलाव को बहुत आस्तगी के साथ निकाल के एक ट्रे में फैलाया, ऊपर पंखा चला दिया। चावल ज़रा थोड़े खड़े खड़े नज़र आने लगे और उसके बाद फिर उन्होंने उसको ज़रा अवन में रख के गर्म किया, और फिर इस तरह जनाब मेरा मसला हल हो गया। मुझे खाना पकाने से ज़्यादा बेकिंग का शौक़ था, और कॉलेज के ज़माने में वुमेंस ऑन वगैरह जो रसाला मैं लेती रहती थी, इसमें बेकिंग की तरकीब निकाल कर मैंने एक फ़ाइल बना रखी थी। मेरे इस शौक़ को देखते हुए हबी ने मुझे पहली चीज़ जो ले कर दी, वो बेलिंग कंपनी का बिजली पर चलने वाला कुकिंग रेंज था, और उसके ऊपर 4 अदद हीटर्स थे, पकाने के लिए नीचे ग्रिल और फिर उसके नीचे अवन था। इसे पाकर मैं इस कदर खुश थी जैसे कोई मुझे ख़जाना मिल गया हो। मेरा ख़्याल है कि उस वक्त उस कुकिंग रेंज की कीमत जो है ना, मेरे हबी की 3 माह की तनख्वाह के बराबर थी। इसका इतना शोरा हुआ, इतनी शोहरत हुई कि कमिश्नर और उसकी बीवी भी ये कुकिंग रेंज देखने हमारे किचन में आए और बेहद मुतासिर हुए। उनकी अहलिया भी ख़रीदना चाहती थी और इसीलिए अपने मियाँ को मेरा कुकिंग रेंज दिखाने के लिए लाई थी, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सोचती हूँ कि कितने अच्छे वक्तों के अफसरान थे जो अपनी महदूद आमदनी के अंदर रहकर गुजारा करते थे। आज कमिश्नर तो क्या, एक आम अफसर भी चाहे तो पुजारो अपने दरवाजे पे खड़ी कर सकता है। बहरहाल दोस्त अहबाब ये कुकिंग रेंज बड़े शौक़ से देखने आते और साथ ही किचन की भी तारीफ़ करते। मैंने कुकिंग रेंज की खुशी में किचन की खिड़कियों में नए पर्दे डाले थे और रोज़ाना ताज़ा गुलाबों को खिड़की में सजाती भी थी। यानी सुबह अपने गार्डन में से फूल तोड़ के उसका बुके बना के किचन की खिड़की में सबसे पहले मैं लगाती थी कि बाहर से आने वाली हवा
खुशबू को साथ किचन में लेके आए। जी हाँ, इसके बाद और छोटी छोटी खुशियों से हमारा घर पर रौनक था, ये मैंने लिखा हुआ है। और फिर जनाब जी, ये तो काफ़ी लंबा है, चले मैं आपको एक और पढ़ के सुनाती हूँ। ये वाला चैप्टर पढ़ती हूँ। दुआएं असर रखती हैं, दुआएं असर रखती हैं, ताकतें परवाज़ भी रखती हैं। खलूस दिल से निकली हुई दुआएं असर रखती हैं। कौन जाने कब किसके दिल से निकली हुई दुआ ताकतें परवाज़ रखती हुई अर्श तक जा पहुँचे और किसी की दुनिया ही बदल डाले, ये मेरा यकीन है। डिफेंस लाहौर से फ़िरोज़पुर रोड अपने ऑफिस जाते हुए रास्ते में नहर के किनारे खड़ी एक दरमियाना उम्र की सफ़ेद पोश औरत को देखकर न जाने कैसे मैंने गाड़ी रोक ली और उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। मुझे मॉडल टाउन जाना है, उसने जवाब दिया। मैंने उसे ये कहते हुए अपनी कार में बैठा लिया कि फ़िरोज़पुर रोड तक तो मैं उसे ले जा सकती हूँ, इससे आगे वो कोई बस ले ले। रास्ते में मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो बेवा थी, हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी, वरना वो पैदल चली जाती। मॉडल टाउन में कोई घराना उसे इमदाद के तौर पर 200 रुपये महाना देता था, जिसे लेने वो जा रही थी। ग़ालिबन ग्वाल मंडी या इस तरह के किसी इलाके में मैं अपने बच्चों के किराए के घर में रहती थी। मैंने उसे अपने ऑफिस के पास उतार कर ये सोचा कि ये औरत जो 200 रुपये के लिए पैदल सफ़र करती है, यकीनन गरीब होगी और मदद के काबिल भी। मैंने कुछ रकम उसे दी और हर माह की यकम को अपने ऑफिस आने को कहा। वो तशक्कर अमेज़ निगाहों से देखती हुई चली गई। यकम को वो झिझकती हुई मेरे ऑफिस आ गई। इससे कबल मैंने अपने कुलीग से इस औरत का तज़किरा किया हुआ था। वो सब थोड़ी बहुत मदद करने पर आमादा थे। सब ने पैसे इकट्ठे किए और अच्छी माकूल रकम उस औरत को हर माह मिलने लगी। वो हर माह आने लगी मेरे ऑफिस में और फिर सब लोग जो जिसका दिल चाहा कंट्रीब्यूट करके एक अच्छी खासी रकम उसको हर माह देने लगे। जी हाँ, चंद माह बाद उसने अपनी बेटी की शादी का बताया तो भी सबने भरपूर मदद की। उसकी बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने उसे प्लास्टिक का डिनर सेट ले दिया। फिर उसके जवासा बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी टांग जाती रही। यहाँ भी मेरे कोलीग्स ने भरपूर तावन किया। मैं उस औरत की आंखों से झलकती सच्चाई और तशक्कर अमेज़ निगाहों को भूल नहीं सकती। वो दुआएं देती थी तो लगता था दिल से निकल अर्श का छू रही हैं। वो दुआएं देती तो लगता दिल से निकल कर अर्श को छू रही हैं। नहर के किनारे खड़ी इस औरत के लिए खुदा ने मुझे वसीला बना दिया था, जो 200 रुपयों की खातर मीलों पैदल चल के मॉडल टाउन जाया करती थी। दुआएं जो दिल से निकली हों वो असर रखती हैं। इस माँ के लबों से निकली हुई दुआएं तो हमेशा मेरे शामिल हाल रही। जी हाँ, उस गरीब औरत को जब तक मैं लाहौर में थी, जब तक मैं उस जगह पे जॉब कर रही थी एज फूड एडवाइज़र, वो औरत आती रही हर माह और वो मुँह से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी जो तशक्कर अमेज़ निगाहें थी ना, वो सब कुछ कह देती थी। आज भी मुझे उस औरत की निगाहें याद हैं। जी हाँ, तो एक और चैप्टर है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये मेरी अपनी ही तहरीर है और मैं अपनी ही तहरीर कभी खोल के पढ़ती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है मैं हक करूँ अपने आप को। जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं कहती हूँ अच्छा ये मेरे से लिखा गया हुआ है, मैंने तो नहीं लिखा, ये मेरे से लिखा गया हुआ है। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है उम्मीद, एक क़ुव्वत, एक यकीन, एक हौसला। उम्मीद, एक क़ुव्वत, एक यकीन, एक हौसला। उम्मीद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ओपन सबसे बड़ी क़ुव्वत है। ये इंसान में हौसला पैदा करती है, मुकाबले के लिए हिम्मत बढ़ाती है, इसे नई राहें तलाश करने पर आमादा करती है। जबकि इसके मुकाबले में इसके अपोजिट जो है वो इंसान में मायूसी फैलाती है, इंसान को तोड़ फोड़ देती है। यानी जो मायूसी है ना वो इंसान को तोड़ फोड़ देती है।
اس کے اعصاب کو شکستہ کر دیتی ہے اور قوت عمل سے محروم بھی۔ قرآن بھی امید کا پیغام دیتا ہے، احادیث بھی امید کا دامن تھامنے اور اس کے ذریعے قوت حاصل کرنے کی ہدایت اور درس ملتا ہے ہمیں۔ امید امید مردہ دلوں کو زندہ کر دینے اور ان میں حوصلہ پیدا کر کے مسلسل جد و جہد کرتے رہنے کا نام ہے۔ اپنے اندر حوصلہ اور یقین پیدا کرنے کے لیے امید کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے۔ زندگی کی پراشوب راہوں پر چلتے ہوئے اگر کبھی میرا دل خون کے آنسو بھی رویا، مگر آنکھیں خوش رہیں، لب مسکراتے رہے اور میرے دل کی گہرائی میں کہیں امید کا چراغ بھی روشن رہتا۔ جی ہاں، زندگی میں مسئلے، مسائل، پرابلمس، ہارڈشپس کس کو نہیں آتی؟ بادشاہوں کو بھی آتی ہیں۔ ان کو اپنے تاج کو بچائے رکھنے کی پرابلم رہتی ہے، غریب کو 2 وقت کی روٹی کی پرابلم رہتی ہے، امیر کو بڑے سے بڑے گھر، اعلیٰ سے اعلیٰ کار، مطلب ہر بندے کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ٹکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے۔ لیکن ان مسئلوں کے حل کے لیے ہمیشہ ہمیشہ امید کا چراغ جو ہے نا ہمیشہ جلائے رکھنا چاہیے۔ کبھی اپنے آپ کو مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں گرانا چاہیے۔ مجھے تو الحمدللہ کبھی مایوسی نے ذرا سا میرے اوپر سایہ کیا تو میں نے اپنی امید کا چراغ جو ہے نا اس کی لو کو بڑھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اچھا راستہ دکھایا۔ اور میری امی ہمیشہ کہتی ہوتی تھی، منہ سے جب کوئی بات نکالو اچھی بات نکالو، کچھ پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جو لوگ برے الفاظ کہتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتی ہوں کبھی ایسی باتیں نہ کریں، اچھے کے لیے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ تو جناب آج اپنی کتاب میں سے میں نے اپنے کچھ چھوٹے چھوٹے چیپٹرز آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، تو امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے، کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے جب میں آپ کو اپنے ذاتی تجربات سے آگاہ کروں یا آپ سے بات کروں اس کے بارے میں۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی اب آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کیجیے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے جو ہے نا وہ ضرور مجھے آگاہ کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ، لو یو۔ اور آپ کو یہ میرا دیکھیں نا پینٹڈ دوپٹہ کیسا لگا؟ کتنا خوبصورت ہے، اور گرمیوں کے حوالے سے دیکھیں کتنا کول سا یہ کلر ہے۔ آپ کو میری ایمبرائڈریز بھی بڑی پسند ہے، تو آج کل مجھے کوئی اپنی ایمبرائڈری نظر آتی ہے، ملتی ہے، تو میں اس کی چھوٹی سی ایک کلپ بنا لیتی ہوں، پھر ان ساروں کو جمع کر کے پھر میں آپ کو ان سے انٹروڈیوس کرواؤں۔ جی ہاں۔